जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 12 भूगोल का अर्धवार्षिक पेपर हुआ। जैसा मैंने बताया वैसा का वैसा ही पूरा पेपर देखने को मिला है प्यारे विद्यार्थियों। और आप सभी ने हमारी क्लास अटेंड की है तो आप सभी को पता होगा बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे वो एग्जाम में छपे हैं। मेरी मॉर्निंग वाली क्लास देख लो आप सभी। और बाकी विशेष तौर से क्रैश कोर्स के अंदर मैंने करवाया वो कंप्लीट मिला है प्यारे विद्यार्थियों। महेंद्र ब्यवर कोचिंग हमारा ऐप का नाम है। अगर आगे भी आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं कंप्लीट, तो ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। ठीक है, 299 रुपये का कोर्स है। इसके अंदर जो है वो कंप्लीट आपको नोट्स मिलेंगे, दोनों दोनों बुक के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। साथ ही चैप्टर वाइज अच्छे से समझाया जाएगा हर एक चैप्टर को, और चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चन। इसके अलावा जितने भी पुराने पेपर हैं उन सभी का सॉल्यूशन, मैराथन क्लास, बुलेट क्लास, हर प्रकार की क्लास वहां पर मिलने वाली है। तो आप ज्वाइन कर लेना क्रैश कोर्स। ठीक है, अगर आप भूगोल की बुक भी मंगवाना चाहते हैं घर पर तो घर पर आ जाएगी प्रिय विद्यार्थियों। ये नंबर दे रहा हूँ आपको 8955661301। ठीक है, 1301। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है प्रिय विद्यार्थियों, 8955661301। इन नंबर पर मैसेज कर देना अगर आपको बुक चाहिए तो। चलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर। देखिएगा, जैसे कि मैंने सब क्वेश्चन करवा रखे हैं। पहला क्वेश्चन पूछा कि निश्चयवाद संकल्पना किसने दी थी। प्यारे विद्यार्थियों, निश्चयवाद यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद की बात हो रही है। और पर्यावरण निश्चयवाद में मैंने आपको बताया था रेडजल था, एक रिटर था, एक हेम्बोल्ट था। देखो, रेडजल, रिटर, हेम्बोल्ट तीनों में कौन दे रखा है? रेडजल दे रखा है। रिटर और हेम्बोल्ट तो दे नहीं रखा, रेडजल दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निश्चयवाद संकल्पना किसने दी थी? रेडजल ने दी थी, तो बी आंसर होगा इसमें। उसी प्रकार से अगला है, प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। कौन सा प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो चिकित्सा, स्वाध्याय, ये अपकर्ष कारक है, ये हो जाएगा। ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, बाकी तीनों प्रतिकर्ष कारक है। प्रतिकूल जलवायु, बेरोजगारी और महामारियां। तीसरा प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर हो सकता है। मानव विकास सूचकांक का अधिकतम स्कोर कितना क्या हो सकता है? तो वो आपके 0.1, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखो कि मानव विकास प्रतिवेदन का प्रकाशन करता है। मानव विकास प्रतिवेदन का यूएनडीपी करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी करवा रखा है मैंने क्वेश्चन। सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को कोल खड़ोच कहते हैं। मोस्ट क्वेश्चन था, इजी था। और कौन सा उद्योग जो है कृषि उद्योगों के लिए कच्चे माल पर आधारित नहीं है? यहाँ पर कच्चे माल पर आधारित नहीं है तो नमक उद्योग हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, सी आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक तृतीय सेक्टर का क्रियाकलाप है? तो यहाँ पे देखो, वस्त्र निर्माण, कृषि, परिवहन, अनुसंधान दे रखा है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? तृतीय सेक्टर, तो परिवहन यहाँ पे जो है वो तृतीय सेक्टर का क्रियाकलाप है, तो इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का पहला उपग्रह जो है, उपग्रह कौन सा है? यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट है। वृहद झील प्रदेश स्थित है। वृहद झील यहाँ पे यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, और यहाँ पे दे रखा ऑस्ट्रेलिया। तो वृहद झील प्यारे विद्यार्थियों उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि तेल पतन का उदाहरण नहीं है। कौन सा यहाँ पे तेल पतन का उदाहरण नहीं है? तो कोचिन यहाँ पे तेल पतन का उदाहरण नहीं है। विश्व परिवहन की प्रमुख विधा विधेय हैं। कौन सा है विश्व परिवहन? तो यहाँ पे देखो, ये विश्व परिवहन में यहाँ पे आपके स्थल परिवहन, जल परिवहन, ये सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगला कि जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? मैंने बार बताया था मैंने मॉर्निंग में, 382 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दे रखा है कि महामारी विज्ञान का अध्ययन जो है वो किस में किया जाता है? तो महामारी विज्ञान का अध्ययन प्रिय विद्यार्थियों मानव भूगोल में किया जाता है। यहाँ पर आप सभी ने किया होगा मानव भूगोल। मानव भूगोल में इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वो क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? वो अप्रवास कहलाता है। क्या कहलाता है? अप्रवास कहलाता है। चाहे आप गंतव्य भी लिखा है तो भी आपका राइट माना जाएगा। ठीक है, गंतव्य भी आप लिख सकते हैं। प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो आपके गंतव्य कहलाता है या अप्रवास कहलाता है। दोनों में से अगर कोई भी किया तो भी राइट माना जाएगा। तीसरा है कि खालिस्तान ने अपने सिद्धांत में कहा कि दुनिया में लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की वजह से तेजी से बढ़ेगी। तो ये कहा था प्रिय विद्यार्थी? कौन थे? मार्क्स ने कहा था, मार्क्स। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं जॉर्ज बी क्रेसी के अनुसार। ये उनकी तो परिभाषा अलग है, मार्क्स ने कहा था, ये मार्क्स ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 2016 के अंदर जो है वो खालिस्तान देश का विश्व व्यापार संगठन के सदस्य थे। तो 2016 की बात करें तो 2016 में 164 यानी 164 देश विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख सदस्य थे। भारत विश्व के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत भाग था। तो भारत विश्व के प्रिय विद्यार्थी 2.4% भाग पाया जाता है। भारत में विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.4% पाया जाता है, तो यहाँ पर 2.4% होगा।
2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। मैं ये मैंने आपको बार बार बताया था, मैंने कहा पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम पूछा तो यहाँ पर न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों। चलो, भरमौर जनजाति क्षेत्र मैंने सुबह करवाया था, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, HP हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आप सभी ने सही किया होगा, हिमाचल प्रदेश में राज्य में स्थित है ये भरमौर जनजाति क्षेत्र। नेक्स्ट अगला देखो, आर्थिक भूगोल के दो उपचर संसाधन भूगोल लिख सकते हो, पर्यटन भूगोल लिख सकते हो, कृषि भूगोल लिख सकते हो, उद्योग भूगोल लिख सकते हो, व्यापार भूगोल लिख सकते हो। इनमें से मतलब कोई भी आप लिख सकते हो। बिल्कुल इजी सा प्रश्न था प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने सही किया होगा इसका आंसर। फिर अगला है कुंड अथवा टांका क्या है। तो कुंड अथवा टांका ये जल संरक्षण की एक परंपरागत विधि है। ठीक है, जल संरक्षण की एक प्रमुख विधि है, जल को बचाने की एक प्रमुख विधि है, ऐसे आप बता सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का भूमिगत टैंक होता है या एक जलाशय होता है जिसका निर्माण घरों, छतों या आंगन में वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए जो है वो संग्रहित करने के लिए किया जाता है। बस ऐसे लिख सकते हो आप सभी। फिर मिश्रित कृषि मैंने क्या कहा था प्रिय विद्यार्थियों कि यानी खेती के साथ, कृषि के साथ साथ पशुओं को भी पाला जाता है। इस प्रकार की कृषि को कहते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि वे कृषि प्रणाली है जिसमें फसल उत्पादन के साथ पशुपालन को भी पाला जाता है। ये ठीक है, ये लिख सकते थे इसका आंसर। फिर देखो, गेट का पूरा नाम मैंने जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टैरिफ इसका पूरा नाम बताया था। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑफ टैरिफ यानी कि प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। ठीक है, फिर वृद्धि और विकास में क्या मूलभूत अंतर है। तो विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन, जबकि वृद्धि का अर्थ होता है मात्रात्मक परिवर्तन। इस प्रकार से यहाँ पे आप बता सकते थे। फिर यहाँ पे देखो, स्मार्ट सिटी मिशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। स्मार्ट सिटी मिशन जो है भारत सरकार के द्वारा 2015 में जो है वो शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्रों को रहने के लिए अधिक कुशल, टिकाऊ और नागरिक अनुकूल बनाना है। ठीक है, ये मैंने करवाया भी था आप सभी विद्यार्थियों को। लेगुन और पश्च जल क्या है, मेरे कोर्स में देखना प्यारे विद्यार्थियों, हर एक प्रश्न करवा रखा है कोर्स के अंदर। ठीक है, लेगुन और पश्च जल क्या है। तो लेगुन और पश्च जल जो वो तटीय जल निकाय है जो मुख्य रूप से आंशिक रूप से अलग होते हैं। यानी कि लेगुन एक प्रकार की झील है प्यारे विद्यार्थियों जो केरल में देखने को मिलेगी। तो केरल और पश्च जल में लिख सकते हैं कि लेगुन ये एक उतला जल निकाय है जो अवरोधक चट्टान, रेतीले टीले या भित्ति द्वारा बड़े जल निकाय जैसे महासागर हो गए उनसे ये अलग होता है। पश्च जल ये आमतौर पर केरल में, भारत में पाई जाने वाली एक प्रमुख एक झील की तरह मान लो, आप झील ही मानो पश्च जल। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं इसी प्रकार से। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी कि NHDP इस परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लिख सकते थे कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और विस्तार के लिए एक प्रमुख सरकारी पहल है। इस परियोजना का जो उद्देश्य था वो ये था कि देश भर में जो है वो राजमार्गों के नेटवर्क को बेहतर बनाना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था आपके सामने नमामि गंगे कार्यक्रम। नमामि गंगे कार्यक्रम ये गंगा नदी को लेकर ये कार्यक्रम चलाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। नमामि गंगे कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा जो है वो कब प्रारंभ हुआ था, 2014 में शुरू किया गया था। ठीक है, एक प्रकार का कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य था गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी ढंग से समाप्त करना। ठीक है, और संरक्षण प्रदान करना। इस प्रकार से आप लिख सकते थे। फिर अगला देखो, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पर टिप्पणी लिखो। तो ये प्रश्न आ गया। देखो, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत एक प्रकार का मॉडल था जिसका उपयोग समय के साथ जनसंख्या वृद्धि दर में ऐतिहासिक बदलावों का वर्णन करने के लिए किया गया। ठीक है, और इसी के तहत हम जनसंख्या वृद्धि को मतलब देख सकते हैं भाई जनसंख्या वृद्धि कितनी क्या है। ठीक है, और बाह्य स्रोतों को समझाओ, मैंने कल भी करवाया था सुबह मॉर्निंग में प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, कि कुछ कंपनियां होती हैं जो खुद कार्य ना करके दूसरी से करवाते हैं। ठीक है, यानी एक कंपनी कुछ कार्यों या सेवाओं को आंतरिक टीम के बजाय बाहरी सेवाएं प्रदाता है तीसरे पक्ष को अनुबंधित करती है, तो इसे कहते हैं बाह्य स्रोतन। ठीक है, यानी एक कंपनी जो खुद अपने काम को ना करके किसी तीसरे से करवाती है। ठीक है, तो वो होती है बाह्य स्रोतन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार में मैंने बताया था आपको, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दो प्रकार है प्यारे विद्यार्थियों। एक तो होता है द्विपक्षीय व्यापार, एक होता है बहुपक्षीय व्यापार। द्विपक्षीय व्यापार में दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार है, और बहुपक्षीय व्यापार में अनेक देशों के साथ होने वाला व्यापार। दोनों के बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते थे। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने सुएज नहर को लेकर पूछा था। सुएज नहर, पनामा नहर, दोनों के बारे में मैंने कहा इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना आप सभी। सुएज नहर प्रिय विद्यार्थियों मिस्र में स्थित एक महत्वपूर्ण मानव निर्मित जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते थे इसका आंसर। फिर पनामा नहर पूर्व में प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली एक प्रकार की नहर थी। ठीक है, जो एक मानव निर्मित जलमार्ग है और ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। फिर अगला देखो, अगला क्वेश्चन था जल क्रांति अभियान 2015-16 पर जो है प्रमुख टिप्पणी लिखो। जल क्रांति अभियान 2015-16, जल क्रांति अभियान जो है वो भारत सरकार के द्वारा 2015-16 में शुरू किया गया था, और ये एक प्रकार का कार्यक्रम था। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था जल को बचाना, जल संरक्षण और जल प्रबंधन करना, जल का मैनेजमेंट करना। ठीक है, इस तरीके से इसका लिख सकते थे आंसर। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्रों पर टिप्पणी लिखो। भारत के प्रमुख खनिज
क्षेत्रों में लिख सकते थे प्रिय विद्यार्थियों। खनिज संसाधनों से ये समृद्ध हैं, जिसमें प्रमुख खनिज क्षेत्र छोटा नागपुर पठार क्षेत्र हो गया। मध्य भारत दक्षिण भारत में स्थित है। छोटा नागपुर पठार मध्य भारत, वहां पर जो है वो अधिक खनिज देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते थे। फिर इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र पर समशीत टिप्पणी लिखो। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान, यानी इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र राजस्थान भारत का एक बड़ा सिंचित क्षेत्र है, और जिसे इंदिरा गांधी नहर या सिंचित किया जाता है। ठीक है, और ये नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम से निकलती है और राजस्थान के थार रेगिस्तान के शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में जो है पानी लाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते थे इंदिरा गांधी नहर। वैसे इसका नाम पहले राजस्थान नहर था, लेकिन जब इंदिरा गांधी का शासनकाल आता है तो इसका नाम 2 जून 1984 को, सही था 1984 को, इसका नाम बदलकर जो है वो इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाता है। फिर अगला देखो, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग पर टिप्पणी लिखो। ये भी बिल्कुल इजी सा प्रश्न था। ठीक है, समुद्री विश्व का सबसे व्यस्तम जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग, मैंने इसको बारे में बताया था आपको। ये विश्व का सबसे जल यानी व्यस्तम जलमार्ग था। ठीक है, और ये अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है। ये सुबह मॉर्निंग में करवाया था मैंने। भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या है, क्या मैंने क्या कहा था, हमारे कृषि की प्रमुख समस्या है भाई, हमारी कृषि मानसून पर निर्भर है, छोटे खेत हैं, वाणिज्यकरण का अभाव है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पॉइंट बाई पॉइंट आपको बताए थे। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकारों का वर्णन, आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण उद्योगों की विशेषताओं का वर्णन करो। ये देख लो, प्रश्न आ गए प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल पेपर इजी था। ऐसा पेपर तो बहुत सरल था, पहले पहले से भी ये पेपर सरल था। और ये मानचित्र में आप आराम से दर्शा सकते थे, यहाँ पे इनको मानचित्र में आपको यहाँ पे दर्शाना था। ठीक है, तो ये सब ने किया होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो पर्थ है, पर्थ आपको ऑस्ट्रेलिया में दिखाना था, मास्को रूस में दिखाना था, केप टाउन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, कोलंबो जो कि श्रीलंका में है, और फिर नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, ये तो आपको मैप में दर्शा दिया होगा। नई दिल्ली जो कि भारत की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी, एक प्रमुख बंदरगाह भी कह सकते हैं। जयपुर राजस्थान में है ये वैसे, चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर जो है बिल्कुल ईजी और सरल था। अगर प्यारे विद्यार्थियों, आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट तैयारी करूं अब बोर्ड परीक्षा की, तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए आपको क्या करना होगा, महेंद्र ब्यावर कोचिंग हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, 299 का कोर्स है। उसके अंदर क्या क्या मिलेगा, तो उसके अंदर कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ अच्छे से समझाया जाएगा, चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी PYQ है वो मिलेंगे, और बुलेट क्लास, मैराथन क्लास, हर प्रकार की क्लास वहाँ पर ली जाएगी। और दावा ठोक कर कहता हूँ, गारंटी लेकर कहता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर यानी उसी कोर्स से मिलने वाला है आपका बोर्ड का पेपर। ठीक है, तो महेंद्र भी और कोचिंग ऐप डाउनलोड करके आगे से तैयारी वो उसी कोर्स में होगी। ठीक है, और बाकी अगर आप भूगोल की बुक भी मंगवाना चाहते हैं तो ये नंबर दे रहा हूँ 8955661301, इन नंबरों पर मैसेज कर देना। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का पेपर कैसे गया मुझे कमेंट में बताना। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ओके।